गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रमुख सामाजिक जो संविधावादी विचारक है हॉब्स लॉक रूसो, उसमें हमने हॉब्स और लॉक का विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम जीन जैक्स रूसो के बारे में इनके प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि जीन जैक्स रूसो की कौन कौन सी बुक्स हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ और इनके प्रमुख सिद्धांत क्या थे, आज उन सिद्धांतों की हम विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी जो नोटबुक है घर पे, जिन्होंने आपने सब्जेक्ट वाइज नोटबुक बना रखी है, रजिस्टर लगा रखा है, उसमें इस वीक का जो असाइनमेंट है वो आप रूसो की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखते हुए, प्रारंभिक जीवन का उल्लेख करते हुए रूसो के सिद्धांतों का उल्लेख करेंगे, जिसमें मैं आपको इस वीडियो के अंत में सवाल लिखा दूंगा। उस सवाल को आप अपनी नोटबुक में करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्विट्जरलैंड में रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में हुआ और इनके एक विचार जो मानव प्रकृति से संबंधित विचार है, प्राकृतिक अवस्था, सामान्य इच्छा, सामाजिक समझौता किस प्रकार से होता है, और ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करेंगे, रूसो का जन्म 1712 में जिनेवा के आइजक गणराज्य में हुआ। स्विट्जरलैंड जिनेवा के आइजक गणराज्य में हुआ। रूसो के जन्म के साथ ही उसकी माताजी का देहांत हो गया था और इसलिए उन्होंने लिखा कि मेरा जन्म मेरी प्रथम दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। रूसो के विचार हॉब्स और लॉक से काफ़ी आधुनिक हैं, क्योंकि इन्होंने 18वीं शताब्दी के अंदर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। जहां हॉब्स निरंकुश राजतंत्र की बात करते हैं, वहीं लॉक मर्यादित राजतंत्र की बात करते हैं। हॉब्स और लॉक ने, चूँकि दोनों ही इंग्लैंड के हैं और अपने समय काल परिस्थिति के अनुसार जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को सही ठहराने के लिए इन्होंने अपनी रचनाओं में उसी अनुकूल लिखा है। और लेकिन रूसो ने इन दोनों ही जो सिद्धांत दिए हैं हॉब्स और लॉक के, उन दोनों में समन्वय करने की कोशिश करी है। इन दोनों विचारकों के गुणों को अपनाने में प्रासंगिकता है, अर्थात हॉब्स और लॉक के जो विचार थे उन विचारों में कुछ सुधार करके और उनमें एक समन्वय है, समझाने की कोशिश रूसो ने करी है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हमने कल पढ़ ली थी। अब हम बात करते हैं मानव प्रकृति संबंधी विचार, जो भी अपन कल यह हो चुका था। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचारों के बारे में। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में 3 चरण थे। प्रथम चरण में संपत्ति सबकी सामूहिक थी, इसलिए स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श उच्च रूप में विद्यमान थे। रूसो को फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा है, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व, उसके आधार पर इन्होंने प्रथम चरण जो प्राकृतिक अवस्था में बताई है, प्राकृतिक अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें किसी प्रकार की कोई सिस्टम नहीं होता है, अर्थात कानून बनाने वाली संस्था और उन कानूनों को क्रियान्वित करने वाली और दंड देने वाली कोई व्यवस्था नहीं होती है। ऐसी अवस्था को हम प्राकृतिक अवस्था की श्रेणी में रख सकते हैं। तो रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति जो एक कंसेप्ट था वो सभी की सामूहिक रूप से हुआ करती थी, इसलिए स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का आदर्श वहाँ विद्यमान था। इस अवस्था को रूसो आदर्श बर्बर अवस्था या स्वर्णिम युग की अवस्था कहता है। नोबल सेवेज जो रूसो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में जब संपत्ति सभी की संपत्ति हुआ करती थी और वहाँ एक समानता, भ्रातृत्व और स्वतंत्रता का जो कंसेप्ट विद्यमान था, इस आधार पर रूसो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था जो थी वो आदर्श बर्बर अवस्था थी, अर्थात स्वर्णिम युग, गोल्डन एज की युग था। दूसरी अवस्था के बारे में वो कहता है कि रूसो के अनुसार द्वितीय चरण में विज्ञान का छोटा मोटा आविष्कार हो गया, अर्थात कला और विज्ञान का विकास होने लगा। मछली का कांटा, धनुष आदि नवीन उपकरणों का विकास होने से इससे तेरे मेरे की भावना और स्वार्थ की भावना कुछ हद तक समाज में पनपने लगी। फिर भी रूसो कहता है कि यह अवस्था भी ठीक थी। लेकिन रूसो कहता है कि तीसरे जो चरण आया, उस चरण में रूसो के अनुसार कला और विज्ञान, प्रकृति के कारण हल का आविष्कार हुआ और हल के आविष्कार के साथ साथ निजी संपत्ति का अनुभव हुआ या उद्भव हुआ और असमानता की शुरुआत वहीं से हो जाती है। रूसो के शब्दों में निजी संपत्ति के अनुभव के साथ ही
स्वतंत्रता और समानता और भ्रातृत्व या भाईचारे का जो आदर्श था वो धीरे धीरे समाप्त होने लग गया, क्योंकि व्यक्तियों में तेरे मेरे की भावना का विकास हुआ। और इस तेरे मेरे की भावना के विकास की वजह से ही जो संपत्ति पहले सभी की हुआ करती थी, उसके अंदर निजी संपत्ति का आविर्भाव हुआ, और उस निजी संपत्ति के आविर्भाव से व्यक्तियों में आपस के अंदर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने लग गई। तृतीय चरण के संदर्भ में रूसो निम्नांकित कथन व्यक्त करता है, कहता है कि जैसे ही कुछ लोगों की भूमि घेर कर कहा कि यह भूमि मेरी है, वैसे ही असमानता का उदय हो गया, क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह आपकी नहीं, ये मेरी है, और इस बात को लेकर के आपस में असमानता होने लगी और संघर्ष और लड़ाई का युग शुरू हो गया। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वर्तमान में वो सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह रूसो का बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो रूसो ने एक समाज के मध्य समझौता करने की बात की, और वो सामाजिक समझौता संबंधी विचार रूसो के किस प्रकार से हैं हम देखने की कोशिश करते हैं। रूसो के अनुसार सामाजिक समझौता का मूल कारण प्राकृतिक अवस्था का तीसरा चरण, जिसके अंदर निजी संपत्ति का उद्भव होना था, और उससे समाज में असमानता और संघर्ष और ईर्ष्या, तेरे मेरे की भावना उत्पन्न हो गई। और इस ऐसी दयनीय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए रूसो ने एक सामाजिक समझौते की कल्पना प्रस्तुत करी है, जो कि रूसो का जो सामाजिक समझौता कंसेप्ट है, उनकी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1752 ईस्वी में जो लिखी गई, इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने सोशल जो थ्योरी दी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, उसके बारे में इन्होंने बताया है। समझौते की प्रक्रिया जो शुरू हुई है, रूसो के अनुसार सभी मनुष्य एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं और सामान्य इच्छा पर आधारित समझौता करते हैं। सामान्य इच्छा जो होती है वो दो प्रकार की होती है, यथार्थ इच्छा जिसमें व्यक्तिगत हित समाहित होता है, और आदर्श इच्छा जिसमें सामाजिक या समाज का हित प्राथमिक रूप से या प्राथमिकता लिए गए होता है। जो रूसो की सभी मनुष्य एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं और सामान्य इच्छा पर आधारित एक समझौता करते हैं। सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज के सामान्य हित का रिप्रेजेंटेशन करती है, प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात सामान्य इच्छा में सभी समाज के सभी वर्गों का, सभी व्यक्तियों का हित समाहित होता है। रूसो के अनुसार जो सामान्य इच्छा है वो दो प्रकार की होती है, यथार्थ इच्छा, वास्तविक इच्छा या एक्चुअल विल, और आदर्श इच्छा, रियल या आइडियल विल, या हम इसको कहें आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा तो आत्म प्रेम पर आधारित होती है, अर्थात स्वहित पर आधारित होती है, जबकि आदर्श इच्छा, वास्तविक इच्छा, सहानुभूति, प्रेम और दूसरे व्यक्ति के हित पर आधारित होती है। रूसो के शब्दों में आदर्श इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा है, अर्थात आदर्श इच्छा में सामान्य हित की बात की गई है। आप इसको समझ लें, 2 नंबर का आपके सवाल जरूर आ सकता है कि रूसो की जो जर्नल विल है, GE आने जर्नल विल, अर्थात सामान्य इच्छा, जो रूसो की सामान्य इच्छा है उसके 2 भाग हैं। पहला जो भाग है वो है यथार्थ इच्छा, और दूसरा है वो आदर्श इच्छा।